सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट 2 करने से पहले हमें देखना है कि KVL एंड KCL, और उसी के बेसिस पे हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट 2। नाउ सी देन, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए KVL एंड KCL से। तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए। फर्स्ट वन है आपका KCL, फुल फॉर्म होती है इसकी किरचॉफ्स करंट लॉ। नाउ सी, अब हम लिखेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, एंड दैट इज सिग्मा I इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी नोड। तो इसको हम कभी कभी नोड लॉ भी कहते हैं। मीटिंग एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो किसी भी नोड पे मिलने वाले नोड को हम कभी कभी जंक्शन भी कहते हैं। किसी भी जंक्शन पर मीट करने वाले सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। अब देखिए हम इसको समझेंगे। सी, तो किसी भी सर्किट में आपके पास कोई जंक्शन आता है या नोड आता है, और इस पर आपके पास करंट आया। हमने कहा ये करंट है I1, इनकमिंग करंट आ रहा है, एंड सेकंड करंट इज़ I2। ओके, और इससे जाने वाले करंट है, हमने कहा लेट्स से I3, देन I4 एंड देन I5। ओके, तो एल्जेब्रिक सम हम कैसे लेते हैं? एल्जेब्रिक सम में साइन का भी रोल होता है, तो साइन हम कैसे कंसिडर करते हैं उन पे फोकस करेंगे। सी, तो ये है आपका नोड, या फिर हम जिसको कहते हैं जंक्शन, जनरली N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी करंट हमारे इनकमिंग आ रहे हैं, तो इनकमिंग जैसे अमाउंट आती है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंड आउटगोइंग को ले लेते हैं निगेटिव। देन सी, रूल अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा I शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं इसमें, I1 एंड I2। तो इनको हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 इनका सम, एंड आउटगोइंग है I3, I4, I5। तो इनको हम निगेटिव लिख रहे हैं, I3 माइनस का I4 माइनस का I5, और इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देन आगे फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई कैन सिंपली राइट दैट I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, I3 प्लस I4 एंड प्लस I5 के इक्वल होगा। और इसी को एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स, जितने भी आपके इनकमिंग करंट्स होंगे जो किसी नोड पे आके मिल रहे हैं, उन सभी का सम ये इक्वल होगा सभी आउटगोइंग करंट्स के, जो उस नोड से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, आउटगोइंग करंट्स के, लाइक दिस। ओके, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सभी इनकमिंग करंट्स का सम सभी आउटगोइंग करंट्स के सम के इक्वल होगा। ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ हेयर कि ये जो आपका किरचॉफ करंट लॉ होता है, ये काम करता है हमारे कंजर्वेशन लॉ पे। और कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगता है यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर वैलिड होता है। तो यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हैं कि जितना भी आपका इनकमिंग चार्ज है वो आउटगोइंग चार्ज के इक्वल होगा, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा सर्किट में वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लॉ हुआ, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम नोड लॉ भी कहते हैं। देन सेकंड लॉ है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखिए इस लॉ में क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसको हम कभी कभी लूप लॉ भी कहते हैं, बिकॉज ये किसी भी सर्किट में किसी लूप पर अप्लाई होते हैं, तो इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। देन सी, इसके लिए मैं सर्किट फॉर्म कर रहा हूँ, तो सर्किट पर ज़रा फोकस कीजिए। आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है।
सी तो हमने यहाँ पे बनाई है पहली बैटरी, इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस हम 0 मान के चल रहे हैं, बैटरी आपकी आइडल है और हमने E1 लिया है, टर्म्स ले लेते हैं हम, न्यूमेरिक वैल्यू 2 वोल्ट, ओके। और यहाँ पे हमने लगाया एक रजिस्टर, लेट्स से 2 ओम, देन अनदर वन, अ बैटरी, टर्मिनल्स भी स्पेसिफाई किए हैं, देन और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया है 4 ओम का, देन सी एंड अनदर बैटरी, इसको हमने लिया है बैटरी को, सेकंड वाली को E2 और इसका वोल्टेज है लेट्स से 4 वोल्ट, एंड थर्ड बैटरी E3 और इसको हमने लिया है लेट्स से 10 वोल्ट, और यहाँ पर हमने तीसरा रजिस्टर अप्लाई किया है लेट्स से 6 ओम का, लाइक दिस, ओके। तो अगर आप इस सर्किट में ध्यान से देख रहे हैं तो इस सर्किट में कितने नोड्स हैं जहाँ पर करंट आके मिल रहा है, या कितने जंक्शन हैं, तो एक आपका जंक्शन ये है, लेट्स से N1 एंड दिस वन इज़ द सेकंड जंक्शन, लेट्स से N2। तो सिंपल करने का तरीका देखिए किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज है वो किसका है, E3 का है। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो ये कहता है कि इन एनी लूप, किसी भी लूप में, ये आपका लूप लॉ है, तो किसी भी लूप में, लूप अगर हम देखें तो अभी हम 2 लूप बनाए, यहाँ से देखिए हमने 10 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक लूप स्टार्ट किया लाइक दिस, और इस तरीके से गए हैं कंप्लीट करते हुए उसके निगेटिव टर्मिनल तक, लाइक दिस, ये लूप हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कहता है कि सिग्मा E इज इक्वल टू होता है सिग्मा IR, मैथमेटिकल फॉर्म है ये। स्टेटमेंट कैसे देंगे, इट इज़ वेरी सिंपल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF in a loop that is equal to the product of algebraic sum of current and resistance in that loop। तो algebraic sum हम किसका लेंगे, EMF का, ये हमारा पहला लूप है, मार्क किया है। algebraic sum of all EMF, सभी EMF का algebraic sum किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा द algebraic sum of किसका, multiplication of current and resistance in that loop, करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट लूप। देन इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सी अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, देखिए। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं 4 लूप 1 के लिए। अब इसको अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर अपनी मर्जी से, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से इस लूप में करंट का फ्लो कराते हैं। तो देखिए, तो हमने यहाँ पर करंट निकाला, ये देखिए करंट निकाल ले लिया हमने I, यहाँ से टोटल करंट कितना फ्लो हुआ I, जो जा रहा है लाइक दिस, और हमने कहा लेट से इस ब्रांच में गया I1, ओके, और इस वाली ब्रांच में गया आपका I2, दिख रहा है सभी को, टोटल करंट I गया और यहाँ गया I1 और यहाँ गया आपका I2, इस तरीके से जा रहा है। देन लूप 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम नोड किसके लिए, N2 या फिर N1, दोनों के लिए, यहाँ से देखिए I2 वापस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से I1 वापस आ जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में आपका फिर से कितना फ्लो होगा, I, आपका करंट सारा का सारा वापस आ जाता है। देन तो सबसे पहले हम अप्लाई लूप 1 में KVL अप्लाई करने से पहले, KVL अप्लाई करने से पहले हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, KCL अप्लाई कर रहे हैं नोड के लिए। तो देखिए एट नोड N2 के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए N2 पे इनकमिंग करंट कितना है, ये है I, इनकमिंग करंट है बच्चों I, एंड आउटगोइंग है I1 एंड I2। तो इनकमिंग करंट हो गया आपका I, किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, कहाँ से निकाली हमने, KCL का यूज़ करके, यूजिंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ, जो हमने अभी अभी ऊपर स्टडी किया। अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देन सी यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। और ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं लूप 1 के लिए। अगर आपको लूप 1 समझ में आ जाएगा तो आपको लूप 2 भी ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए लूप 2 पर 1 पे फोकस कीजिए। देखो लूप 1 में क्या है, हमें सबसे पहले सॉल्व करना है सिग्मा ई। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमें, सिग्मा ई। तो देखिए सिग्मा ई मीन्स एल्जेब्रिक सम करना है हमें, किसका, ईएमएफ का। तो इस लूप में देखिए, सी दिस इज़ द लूप जो हमने 1 फॉर्म किया हुआ है, इट इज़ अ क्लोज लूप और क्लोज मैश भी कहते हैं इसे। इन दिस केस हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितनी बैटरीज हैं।
तो देखिए हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक तो है आपके पास E3 और दूसरा है आपके पास E2, और ऊपर से अलजेब्रिक सम का साइन लगा है। इसका मतलब हम इसको साइन के साथ लिखेंगे। तो देखो साइन कैसे डिसाइड होंगे, साइन इस तरीके से डिसाइड होंगे कि अगर आपका जो लूप है, ठीक है, या फिर आपकी जो बैटरी है, अगर वो लूप का सपोर्ट कर रही है तो आपका EMF का साइन जो होगा, वोल्टेज का साइन, वो पॉजिटिव होगा एंड अदरवाइज नेगेटिव। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इफ़ योर टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सपोर्ट द लूप। सपोर्ट कैसे देखेंगे, सी देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इससे करंट किधर फ्लो हो रहा है, राइट साइड, और लूप भी हमारा राइट साइड जा रहा है। तो ये होगा आपका 10 वोल्ट हो गया आपका पॉजिटिव का 10 वोल्ट। देन हम लूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए लूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, जब E2 के पास पहुँचे तो हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड। पर देखो E2 से हमने करंट नहीं निकाला, लेकिन आप सपोज़ करो अगर E2 से करंट निकलता तो किस तरफ निकलता, ये निकलता पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ, इधर की तरफ निकलता, राइट साइड, जो कि लूप का क्या करता, अपोज करता। तो हमारे पास दो ही सेल हैं, उनके लिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो E3 का साइन आ गया पॉजिटिव, एंड सिंस E2 जो है वो मेरे लूप का अपोज कर रहा है, तो E2 का साइन आ जाएगा निगेटिव। तो ये बच्चों हमने सिग्मा ई सॉल्व कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। देन सी सिग्मा ई सॉल्व कर लिया, अब हमें क्या सॉल्व करना है, सिग्मा आई आर। तो आई आर कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली हम देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें मिला 6 ओम का रजिस्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और ये जो करंट की डायरेक्शन है, सिग्मा आई आर में साइन की डिसाइडिंग कैसे करेंगे, सी इफ़ द डायरेक्शन ऑफ लूप सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। फिर से रिपीट करता हूँ, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ लूप सपोर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि सेम डायरेक्शन है, देन साइन ऑफ आई आर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़े, 6 ओम का रजिस्टर मिला जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 6I। डायरेक्शन लूप की एंड करंट की सेम है, तो ये पॉजिटिव का आ गया आई आर। ओके, देन आगे बढ़े हम, ये देखिए 4 ओम में डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, लेफ्ट की तरफ है, और इसमें I1 भी किधर फ्लो हो रहा है, लेफ्ट की तरफ, सेम साइन है, सेम डायरेक्शन है, तो ये बना हमारा 4 टाइम्स ऑफ I1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने सेल के टर्मिनल्स एंड लूप की डायरेक्शन का कंपैरिजन किया है सिग्मा ई के लिए, एंड राइट हैंड साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप की डायरेक्शन का कंपैरिजन किया है साइन के लिए। यानी कि दोनों ही केसेस में हम जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ लूप। एंड डायरेक्शनल लूप आप चाहो तो कैसा भी चूज़ कर सकते हो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओ चाहे क्लॉकवाइज। फर्दर सॉल्व करने पर देखिए 10 - 4 बन गया आपके पास 6। आई को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, I1 + I2, तो ये हो गया आपका 6 टाइम्स ऑफ I1 + I2 एंड प्लस 4I1। ओके, तो ये हो गया देखिए 6I1 + 4I1, ये बना आपका 10I1। ओके, एंड प्लस 4I1 यहाँ है आपका और 6I1 यहाँ है। ओके, सॉरी 6I2, ये बन गया आपका। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने KVL अप्लाई किया किसके लिए, लूप 1 के लिए। इन अ सिमिलर मैनर आप KVL को अप्लाई कर सकते हो लूप 2 के लिए। किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लूप 2 के लिए। तो देखो लूप 2 के लिए देखो हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो किस तरीके से कर रहे हैं, सेल हम फिर से डायग्राम रिड्रॉ कर लेंगे। E1 था 2, E2 था 4, देन E3 था 10, और यहाँ पर 2, 4 एंड 6 ओम का रजिस्टर था। तो ये देखिए हम फिर से अप्लाई कर लेते हैं, सी फिर से हम डायग्राम को रिड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए टर्मिनल्स भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। E1 था आपका 2, एक रेजिस्टेंस यहाँ था। E2 पोलैरिटी हमने बिल्कुल सेम रखी है पहले की तरह, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर। देन E3 था 10 वोल्ट, E2 था 4 वोल्ट, और इसके साथ भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो हमने पूरा का पूरा डायग्राम फिर से रिड्रॉ कर लिया है लाइक दिस। करंट कैसे फ्लो कराई थी हमने, यहाँ से टोटल करंट थी आपकी I, जो इस नोड पर
डिवाइड हो रही थी, यहाँ जा रही थी I1 और यहाँ जा रही थी I2। ओके, तीसरा सेल गिवन है। देन रेजिस्टेंसेस किस तरीके से लगे थे? रेजिस्टेंसेस आपके लगे थे लाइक दिस। सी, सबसे ऊपर था 2 ओम, देन 4 ओम, देन 6 ओम, देन 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। अब देखिए हम दूसरे लूप में KVL को अप्लाई करने जा रहे हैं। सी, लूप 2 के लिए। तो लूप 2 के लिए अगेन हमने क्या किया, आप चाहो तो कहीं से भी चाहे लूप आप एंटी क्लॉक चलाओ चाहे क्लॉक, कहीं से भी चला सकते हैं, और चाहे आप तो नोड को कंसिडर करके भी लूप चला सकते हैं। तो मैंने E2 वाले सेल से लूप चलाया, ये देखिए ये लूप गया मेरा, फिर से एंटी क्लॉक लिया है लाइक दिस। अगर आप एक बार साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको मार्क किया मैंने लूप 2। तो लूप 2 में हमने क्या किया, सेम अप्लाई किया है, सिग्मा E किसके इक्वल, सिग्मा IR के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे लूप 2 में कितने सेल हैं। तो कितने सेल हैं, E1 एंड E2 दो सेल हैं, और हम केवल सेल के लिए सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। देन E2, अब देखिए हमने करंट यहाँ से किधर जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है E2 से, और अगर E2 से करंट निकलती, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से करंट निकलती, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है से दिस, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्या निकलती, अगर यहाँ से आपकी करंट निकलती E2 से, तो किस तरफ निकलती, राइट हैंड साइड निकलती, और लूप में भी हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं। तो इसका मतलब E2 की पोलरिटी क्या हो गई, E2 की पोलरिटी हमारे लूप का सपोर्ट कर रही है, तो E2 पॉजिटिव का आ गया, और पॉजिटिव का कितना आया, 4 वोल्ट। देन आगे बढ़ रहे हैं लाइक दिस, सी दिस, हमने करंट देखो याद करो, हमने E3 से फ्लो कराई थी, टोटल करंट आई, इसमें करंट फ्लो नहीं है। लेकिन अगर E1 से अगर हम करंट निकालते तो कैसे निकालते, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती, और हम लूप में भी कहाँ जा रहे हैं, सेम साइड लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब E1 भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव, यानी कि 4 में ऐड हो गया 2। तो ये हमने क्या सॉल्व किया, केवल लेफ्ट हैंड साइड में, हमने लेफ्ट हैंड साइड में केवल सिग्मा E सॉल्व किया है अभी। अब हम सॉल्व करेंगे IR। तो ये देखिए मैं सेल से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा, तो पहला रेजिस्टेंस कौन सा मिला हमें, पहला रेजिस्टेंस मिला 4 ओम, जिसमें करंट फ्लो रही है I1। अब ये है I1 की डायरेक्शन, जो कि मेरे लूप के डायरेक्शन का अपोज कर रही है। तो हम I1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और फिर नेगेटिव के साथ लिखेंगे, तो ये हो गया -4I1 लाइक दिस। देन अब देखिए लूप में आगे जा रहे हैं, तो हमें मिला 2 ओम का रजिस्टर, जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2। देन फिर से IR लिखेंगे, सिंस डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो साइन आएगा पॉजिटिव एंड अदरवाइज नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास प्लस का 2I2। ओके, देन फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया 4 + 2 6, माइनस का 4I1 एंड प्लस का 2I2, और इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये किसके लिए था आपके पास, ये था फॉर लूप 2 के लिए। तो हमारे पास I1 और I2 में दो इक्वेशंस हो गई हैं, ये देखिए, पहली है आपकी ये रही 6 = 10I1 + 6I2, और दूसरी है 6 = माइनस का 4I1 एंड प्लस का 2I2। तो इसमें देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं एंड दो ही वेरिएबल हैं, इसको 3 कर देते हैं, दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल हैं I1 एंड I2। तो अगर आपको जैसे ही I1 एंड I2 पता चल जाएगा, आप नेट करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यानी कि आप किसी भी ब्रांच में आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग KVL एंड KCL। देन वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना हो आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ का, V = IR। तो V = IR लगाने पर आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। इन शॉर्ट हम इसको बार बार KVL एंड KCL कहेंगे, ठीक है। देन अब जैसे सिमिलर वे में KCL आपका काम करता था किस पे, कंजर्वेशन लॉ होता था उसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन KVL आपका काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ओके, सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका KVL एंड KCL का बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद सी।
तो इसमें हमने क्या सीखा, आपको केवल क्या याद रखना है, सी सिग्मा ई सॉल्व करते हुए आपको याद रखना है कि अगर आपका जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, अगर बैटरी के टर्मिनल्स सपोर्ट करते हैं किसका, लूप का, तो डायरेक्शन कैसी लोगे आप, पॉजिटिव। ठीक है, सिग्मा ई के केस में इफ़ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सपोर्ट द लूप देन साइन शुड बी टेकन पॉजिटिव, और अदरवाइज अगर अपोज करते हैं, ठीक है, किसका, लूप का, तो आप साइन लोगे नेगेटिव। एंड सिग्मा आई आर सॉल्व करते टाइम अगर आपकी करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट वो लूप का क्या करती है, सपोर्ट करती है या सेम होती है, तो आप साइन लोगे पॉजिटिव, और अगर अपोज करती है तो साइन लोगे आप नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके कभी भी जब आप केवीएल और केसीएल अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिग्मा ई को इंडिविजुअली अलग तरीके से अलग सॉल्व करेंगे एंड आई आर को हम अलग सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दिस इज़ द ऑल्सो द पार्ट 2 ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन देखे थे, अब हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सी, जो आज हम देखेंगे वो है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से होते हैं उनको हम समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया ए, एंड लेट्स से दिस इज, ये हो गया आपका पी रजिस्टर, एंड हेयर ये हो गया हमारा आर रजिस्टर, ये हो गया हमारा क्यू रजिस्टर, और ये हो गया हमारा एस रजिस्टर, और ये हो गया हमारा पॉइंट बी, दिस इज आर पॉइंट बी। देन सी, और यहाँ पर ये हो गया हमारा जी रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने की, उस पर ध्यान से देखते हैं। तो आपको अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, तो आपको दिमाग में जनरली आता है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाएगा या उसी का कोई ये पार्ट है, बट इट इज़ नॉट। ठीक है, और किस तरीके से वो हम समझेंगे। सी, सपोज़ आपने सोचा कि यहाँ से अगर हम टोटल करंट फ्लो कराएं तो करंट यहाँ पे आपकी डिवाइड हो रही है इन टू पार्ट्स, सो पी एंड क्यू आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, पर ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है वो हम समझेंगे। तो सपोज़ हमने कहा कि पी एंड क्यू पैरेलल में है तो इन दोनों को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पी, जब हम ये पी को हटाते हैं तो हमारा कौन कौन सा, एक तो ये नोड खाली होती है, इसको मैंने मार्क किया 1, और एक ये नोड खाली होगी, इसको मैंने मार्क किया 2। देन जब हम क्यू को हटाएंगे तो 1 तो खाली होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक ये थर्ड नोड भी खाली होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने पी एंड क्यू को सॉल्व किया और इनको सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस आर डैश कनेक्ट किया, तो जो हमारा आर डैश होगा, जो हमारा आर डैश होगा, इट हैज़ ओनली 2 नोड्स 1 एंड 2, और आप इन 2 नोड्स को 3 पॉइंट्स पे कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 2 नोड्स को 3 पॉइंट पे कनेक्ट नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका, ना तो ये आपका सीरीज़ होगा और ना ही ये आपका पैरेलल में होगा। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। ओके, तो अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो क्या देखा था, सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखा था। लेकिन ये आ गया आपका न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज़ नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। और यही प्रॉब्लम है इसकी कि आपके 3 नोड खाली होने पर जो रजिस्टर हम ऐड करना चाहते हैं उसके पास केवल 2 नोड हैं, जिसकी वजह से वो 3 नोड पे ऐड नहीं हो सकता। तो इसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि अगर ये व्हीटस्टोन है तो व्हीटस्टोन पता कैसे चलेगा, दिस डायमंड टाइप शेप विच हैज़ 5 रजिस्टर्स P Q R N S, P Q R N S। तो इसमें आपके पास इसमें आपके पास ये डायमंड टाइप की शेप है, इसी को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो इसमें हमें चेक करना है कि सबसे पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं।
व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो इसको हम समझेंगे बैलेंस किसे कहेंगे। तो ध्यान से देखिए सी, तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। हम फिर से व्हीटस्टोन बना रहे हैं। सो अगेन आई एम ड्राइंग द व्हीटस्टोन। ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे था आपका पी, ये आ गया आपका क्यू, ये आर है, एंड दिस वन इज एस, और ये आपका पॉइंट हो गया बी। और मिड ब्रांच जो थी इसमें एक रजिस्टर कनेक्टेड है जी का। देन सी, अब इसको बैलेंस कब कहेंगे, बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में होगा क्या, अगर आपका इफ P अपॉन Q इसका हम रेशियो निकालें, ये इक्वल आ जाता है R अपॉन S के, R अपॉन S के रेशियो के। देन इन दिस केस हम बोलेंगे जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है, ये बैलेंस्ड है। अब बैलेंस के केस में होता क्या है, ये जो आपका पॉइंट है इसको मैंने अगर मार्क किया 1 और इस पॉइंट को मार्क किया 2, तो इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा तो जो करंट होगा उन दो पॉइंट्स के बीच, तो यहाँ पे जी रजिस्टर कनेक्ट है तो हमने करंट को लिखा है यहाँ पे आई जी, ठीक है। तो करंट जो होगा इन दो पॉइंट्स के बीच ये फ्लो नहीं होगा, तो इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। तो करंट जीरो होने का मतलब क्या है, करंट जीरो होने का मतलब है कि इन ब्रांच को आप दो तरीके से हटा सकते हो। सी, तो जी वाली ब्रांच को आइदर तो आप ओपन सर्किट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मीनिंग क्या है, ये मिड वाली ब्रांच को आप पूरी तरीके से रिमूव कर दो, इस मिड वाली ब्रांच को आप पूरी तरीके से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो हम देखिए रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही आप ब्रांच को आप रिमूव करोगे तो आपको जो डायग्राम दिखेगा बना हुआ वो कुछ ऐसे दिखेगा। सी, ये हो गया आपका ए पॉइंट, दिस पी इज़ कनेक्टेड ओवर हेयर, ये आपका 1 पॉइंट था, ये आपका आर आ गया, ये आपका पी था, और नीचे यहाँ पर आपका क्यू था, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। देन दिस वन, ये हो गया आपका बी पॉइंट, एंड दिस रेजिस्टेंस इज एस। तो यहाँ पर था आपका सेकेंड पॉइंट दिस वन, तो इसके बीच जो जी रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको हमने रिमूव कर दिया। देन सी, अब ये सर्किट जो है आपका कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दिख रहा है। सी, तो अब ये जो सिंपल फॉर्म वाला सर्किट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका P एंड R किस में है, सीरीज़ में है, एंड Q एंड S ये भी सीरीज़ में है, और जो फाइनली आएगा वो किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। तो यहाँ से आप अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसको आप बहुत ही इजी सर्किट में सॉल्व कर सकते हो। पहले जो कि नाइदर इन सीरीज़ नॉर इन पैरेलल का पार्ट था, अब वो सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस का पार्ट है, ठीक है। देन सी, इसी में हम आगे देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं सिमेट्री मेथड, ओके। और उसकी कंडीशन क्या होती है, उसमें भी आपको बैलेंस जैसा ही दिखता है, तो वो हम सीखेंगे। सी, एंड वन मोर थिंग, इसका एक और इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा। इन दिस केस हमने कैसे रिप्लेस किया था, हमने इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था, यानी कि जी रजिस्टेंस को कम्प्लीटली रिमूव किया था। आप चाहो तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, सेम सर्किट डायग्राम को आप शॉर्ट सर्किट से भी रिप्लेस कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट से। और शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो, सिंस वी नो दैट V1 इक्वल टू क्या है, V2 है, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक वायर से आप मिला सकते हो, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट अप्रॉक्सीमेशन। और यहाँ से भी अगर आप कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, कहाँ से, जो आपने ओपन सर्किट के लिए किया था, तो बिल्कुल सेम आएगा। आप करके देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए भी, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो या तो आप दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो
ओके, या तो दोनों पॉइंट्स के बीच कोई भी अगर रजिस्टर भी कनेक्ट है तो रजिस्टर के साथ उस ब्रांच को रिमूव कर दो। तो दोनों केसेस में आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं। सी, तो ये आपका कॉम्बिनेशन था नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल के लिए जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। वन मोर थिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज कभी कभी आपको सीधा सीधा नहीं दिखता है, कभी कभी आपको इस तरीके का सर्किट मिलेगा। इस पे फोकस करेंगे हम ज़रा, ये देखिए लाइक दिस 1 2 एंड 3, और एक यहाँ पे मिलेगा आपको रेजिस्टेंस लगा हुआ दिस काइंड ऑफ, एंड अनदर इज दिस काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड जो रजिस्टर्स हैं वो आपके वो देखिए कैसे हैं। हमने कहा ये रजिस्टेंस है लेट्स से P, ये हो गया आपका Q, ओके, ये हो गया आपका R, और ये हो गया S, और मिड में कनेक्टेड है आपका G रजिस्टर। अब देखिए ये सिंपल सर्किट डायग्राम लग रहा है, लेकिन ये जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे उसको हम समझते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम को पहले हम रिड्रॉ करेंगे। तो देखिए ए वाला पॉइंट ना तो यहाँ जा सकता है ना यहाँ, तो ए, ये भी ए सेम है। सिमिलरली फॉर बी, ये भी नीचे नहीं जा सकता, लेफ़्ट नहीं आ सकता है। ये आपके नए पॉइंट्स होंगे। तो इस पॉइंट को मैंने मार्क किया क्या 1, और इस पॉइंट को मार्क किया 2। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रीड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए रीड्रॉ के लिए हमने सबसे पहले लिया हमारा ए पॉइंट, ओके। तो देखिए ए एंड 1 के बीच पी है, तो 1 को मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ए एंड 1 के बीच क्या कनेक्ट है आपका, पी कनेक्ट है। देन ए एंड 2 के बीच क्यू है, तो 2 पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया सेकेंड को। तो ए एंड 2 के बीच क्या कनेक्ट है आपका, क्यू कनेक्ट है, ये 2 वाला पॉइंट हो गया। देन बी पॉइंट आपका यहाँ है, इसको मैंने इस तरफ बनाया है, ये हो गया आपका बी लाइक दिस। देन 1 एंड बी के बीच, तो ये देखिए 1 एंड बी के बीच आर कनेक्ट है, तो 1 एंड बी के बीच हमने आर को कनेक्ट किया है। एंड लास्ट एस कनेक्ट है 2 एंड बी के बीच, तो ये देखिए ये रहा आपका 2 और ये रहा बी, इसके बीच कनेक्ट है एस। एंड 1 एंड 2 के बीच क्या कनेक्ट है, जी कनेक्ट है, तो 1 एंड 2 के बीच हमने जी को कनेक्ट किया। तो आपको बिल्कुल सिमिलर दिखना शुरू हो गया, किसकी तरह, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो इस वाले सर्किट डायग्राम को जहाँ पर आपको 5 रजिस्टर्स दिखेंगे, तो वो यहाँ पर आप समझ जाना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमें चेक करनी है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस। तो फिलहाल बैलेंस के केस में क्या होगा, हम फिर से लिख देते हैं कंडीशन कि इफ़ P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R अपॉन S के, दैट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 2, और IG में जो करंट फ्लो होगा, ओके, जी वाले रजिस्टर में वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप इस ब्रांच को आप क्या कर दो, कम्प्लीटली रिमूव कर दो, या तो 1 वाले पॉइंट को और 2 वाले पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, नेक्स्ट हम देखेंगे सेम नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल के केस में सिमेट्री कैसे हम यूज़ करते हैं, ओके। तो हम सेकंड देख रहे हैं, सिमेट्री का यूज़ करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस पे यूज़ करके हम किस तरीके से रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देन सी, सिमेट्री के केस में, देन इस सर्किट डायग्राम पे ज़रा फोकस कीजिए। ये हमारा पॉइंट ए है, देन एक रेजिस्टेंस यहाँ है बच्चों, एक अनदर वन यहाँ है, देन हेयर। इस बार हम वैल्यू का यूज़ करेंगे ताकि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखा सकें, इस तरीके से कुछ। देन इस तरीके से, ओके। देन यहाँ पर ये रहा देखिए, तो ये हमने डायग्राम बना दिया है, ओके। देन सी, मैंने कहा सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है इन दिस केस अगर आर है, आर 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 आर, तो सिमेट्री में सबसे पहला रूल यही है कि आपकी रेजिस्टेंस जनरली क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी सिमेट्री आपकी एग्जिस्ट करेगी। देन
इन दिस केस सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सीरीज़ में है या पैरेलल में। तो सेम केस ये देखिए, मैंने माना कि दिस रजिस्टेंस एंड दिस रजिस्टेंस आर इन पैरेलल, पैरेलल जैसे दिख रहे हैं। तो देखिए ये जब हम इन दोनों को हटाएंगे तो पहला पॉइंट ये फ्री होगा, दूसरा पॉइंट ये फ्री होगा एंड तीसरा पॉइंट ये फ्री होगा। 3 पॉइंट फ्री हो रहे हैं। और इन दोनों को हटा के अगर हम एक रजिस्टेंस आर डैश कनेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी इसके साथ, आर डैश हैज़ ओनली 2 टर्मिनल्स, केवल 2 ही टर्मिनल्स होंगे और 2 टर्मिनल्स को आप 3 जगह पर कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका एक ही मीनिंग है कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये किसका है, ये कॉम्बिनेशन है नाइदर इन सीरीज़ नॉर इन पैरेलल। एंड सेकंड थिंग, ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी बैलेंस नहीं है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में होते हैं 5 रजिस्टर और हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रजिस्टर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ सर्किट डायग्राम, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका, यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस यहाँ था, ये आपका बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, देन here is like this, एक यहाँ पर, in the last here। तो in this case see, अब कैसे पता चलेगा क्या सिमेट्री है। तो हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं एक्स एक्सिस पे लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो देखो इसके ऊपर तो रजिस्टर बने हुए हैं पर नीचे नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ नीचे नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी ये भी हम लिख लेते हैं। अब देखो रिड्यूस कर रहे हैं इसको, सी पर अगर हम यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ मिड में हम एक लाइन प्लॉट करते हैं जो कि किस एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है, तो आप देखोगे मिरर सिमेट्रिक है ये, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला साइड का जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड की क्या है, मिरर इमेज है। तो इन दिस केस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर इस सिमेट्रिक लाइन पर, जिस एक्सिस के अबाउट आप सिमेट्री देख रहे हो उस लाइन पर कोई भी नोड आता है, ये आपका एक नोड आ गया एन, तो कोई भी अगर नोड आता है तो ये नोड जो होगा आपका वो डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिटैच। तो ये नोड यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच का मतलब ये नोड हट जाएगा, ये आर और आर आपस में कनेक्ट रहेंगे लेकिन ये नोड यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर है, यहाँ नीचे एक रेजिस्टेंस और आर है। ठीक है, आपकी जो नोड थी वो यहाँ पर थी एन। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आर आपका यहाँ पर है, देन सबसे ऊपर एक रेजिस्टेंस आर आपका यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस आर यहाँ पर है। देन यहाँ से देखिए ये वाला, ये आर, तो ये आर और ये वाला आर, ये दोनों आर आपस में कहाँ कनेक्ट थे, नोड पे, तो ये नोड डिटैच हो गई तो ये आर अब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, और जैसे ही आपस में कनेक्ट हो जाते हैं देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो आपको ईजिली दिखेगा। अब हम इसको मार्किंग कर दें, अगर ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो आपका ये दोनों आर हैं 1 एंड 2 वाले, ये आपस में किस में हैं, सीरीज़ में। तो ये सॉरी हाँ सीरीज़ में है, तो ये हो गया आर एंड आर, 2R। ठीक है, तो इसको हम जब और रिड्रॉ करेंगे तो फर्दर रिड्रॉ के बाद आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार हम और प्लॉट कर देते हैं, ये आपका बी है, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए इस तरीके से। यहाँ एक आर है तो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा आपका दिस आर एंड दिस आर, किस में है आपके पास, सीरीज़ में, तो ये आ जाएगा आपका 2R। यहाँ तो आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, और ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। देन अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आर चल रहा है और ये भी आर है। नाउ यू कैन ईजिली सी दैट ये वाला आर और ये वाला 2R आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो आपस में ये पैरेलल में है तो हम इसको पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं। सी, तो R एंड 2R जब पैरेलल में होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं R इंटू 2R, R इंटू 2R अपॉन R प्लस R हो गया 3R। तो ये पैरेलल में सॉल्व करके आया 2/3R।
और 2/3 कहाँ कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा इन दोनों की जगह। तो इन दोनों की जगह आप कनेक्ट कर दीजिए इन्हें। तो यहाँ पे चल रहा है ए, और इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला आर और ये वाला आर, ये भी सीरीज़ में है, तो यहाँ पर ये बना सिंपली 2r लाइक दिस। 2r एंड r पैरेलल में थे, उसको सॉल्व करके आया 2/3r। तो अब देखिए यहाँ से जा रही है एक ब्रांच जिसमें ये वाला r कनेक्ट है, यहाँ मिड में 2/3r कनेक्ट है, और लास्ट में r कनेक्ट है। अब ये तीनों r, 2/3r एंड r किस में है आपके पास, सीरीज़ में। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देन r प्लस r 2r एंड प्लस 2/3r, तो हो गया 3 दूनी 6, 7 8, 8r/3। ओके, और ये 8r/3 पैरेलल में है किसके साथ, 2r के साथ। तो हम इसको डायरेक्टली RAB कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बनेगा, जब भी पैरेलल में हो तो दोनों रजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 8r/3 एंड 2r का, एंड दोनों का एडिशन 8r/3 प्लस 2r। सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए 8 दूनी 16, 16r²/3, और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 8, 6 6 12 13 14, 14r/3। 3 से 3 कैंसिल, r से r कैंसिल, देन ये आपके पास बचा है ओनली RAB आ गया आपके पास कैलकुलेट होने के बाद 16/14, 16r/14, और सॉल्व कर लीजिए, 8/7r आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपका किस में था, ये देखिए रिड्यूस, मेन सर्किट डायग्राम ये है जब आपने रिड्यूस किया है। सिमेट्रिक लाइन के अबाउट अगर कोई भी नोड आती है तो उस नोड को हम डिटैच करेंगे, फिर आपको सिंपली सीरीज़ एंड पैरेलल दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसी सिमेट्रिक को हम व्हीटस्टोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए व्हीटस्टोन की एक और फॉर्म बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इस सिमेट्री को हम समझेंगे। सी देखिए, तो मैंने लिया ये एग्जाम्पल 2। तो देखिए व्हीटस्टोन कुछ ऐसा दिखता था आपको, बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, ये भी आपकी वन ऑफ द फॉर्म है। यहाँ पे हमने लिखा P, और ये हो गया आपके पास Q। ओके, देन यहाँ पे आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका S। ज्वाइन किए आपस में, ये पॉइंट हो गया B, एंड 1 और 2 के बीच एक रजिस्टर कनेक्ट होता था जिसको हम G कहते थे। तो देखो इन दिस केस ऑल्सो अगर आप सिमेट्रिक लाइन डालोगे तो देखिए इसमें भी हम x और y, इसमें दोनों के अबाउट सिमेट्री है, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है, बट जो आपके A और B पॉइंट हैं वो किस पर है, x एक्सिस पे हैं, तो हम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री को देखेंगे। ये देखा हमने, ये देखिए। तो अगर इफ़ मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, हर बार नहीं लगेगी कंडीशन। हमने कहा कि P एंड Q एंड R एंड S, ये सभी की सभी वैल्यू इनकी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। तब इस y एक्सिस वाली लाइन के अबाउट आपको क्या दिखेगी, सिमेट्रिक फोल्ड दिखेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड के इक्वल दिखेगा। तो देखो इस बार लाइन पर जब हमने सिमेट्री ली है तो नोड तो कोई आया नहीं है, कोई, ये एक तो ये नोड है, सॉरी एक नोड ये आया है 1 वाला, और एक नोड ये आया है। तो नोड से आपके क्या हो जाएंगे, नोड से आपके जो रजिस्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो नोड से अगर आपके रजिस्टर डिटैच होते हैं तो देखिए G वाला रजिस्टर 1 वाले पॉइंट से भी डिटैच हो गया और 2 वाले पॉइंट से भी डिटैच हो गया। तो अगर आपका G वाला रजिस्टर 1 और 2 दोनों से डिटैच हो गया है, इसका मतलब G वाला रजिस्टर सर्किट से कंप्लीटली रिमूव हो गया है। G वाला रजिस्टर क्या हो गया है, सर्किट से कंप्लीटली रिमूव। तो सिमेट्री में जनरली मेन पॉइंट क्या है, अगर कोई नोड आता है तो नोड वाले जो होते हैं वो आपके सर्किट से डिटैच हो जाते हैं। इसको आप और कैसे याद रख सकते हो, अगर सिमेट्रिक लाइन पर कोई भी रजिस्टर अपेयर होता है तो वो रजिस्टर हट जाएगा, जैसे यहाँ से G हट गया, बट सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन इन दिस केस सर्किट डायग्राम आपका किस तरीके से बचेगा, केवल दिस लुक्स लाइक नाउ
ये आर बचा है और इसके साथ सीरीज़ में एक और आर, देन यहाँ पर भी आर बचा है और इसके साथ सीरीज़ में एक और आर, लाइक दिस। तो अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखिए दिस आर एंड दिस आर इन सीरीज़, तो ये हो गया आपका 2r हेयर, ये भी दोनों सीरीज़ में हैं तो एक और 2r हेयर, एंड ये ए और बी के साथ किस में है, पैरेलल में। तो इसमें एक और ट्रिक, अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज़ में होते हैं दो, तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस का बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2r/2 मीन्स r, ओरिजिनल वैल्यू का हाफ। और अगर तीन रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होते हैं तो वो सीधे सीधे बन जाता है, अगर तीनों r हैं तो r/3। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री हम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी डायरेक्ट सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन चेक कर सकते हो। सो इन दिस केस जब हमने P = Q = R = S लिया था और सभी की वैल्यू R है, तो आप बैलेंस कंडीशन भी लगाओगे तो दिस P/Q R/R R/S यानी कि R/R के इक्वल होगा, तो तब भी इस ब्रांच में करंट फ्लो 0 होगी और ये रिमूव हो जाएगी। ओके, और सिमेट्री से भी आप देखोगे तो ये वाली बेट वाली ब्रांच रिमूव हो जाएगी। तो ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे सॉल्व करेंगे, एंड सिमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे, एंड KVL एंड KCL को कैसे अप्लाई किया जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट लॉ, एंड उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू।